जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास के इस सीरीज में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वो कौन कौन से बड़े कारण थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इतना बड़ा और विशाल साम्राज्य जो 21 सूबे तक फैला हुआ था, जिसकी कमांड सबसे पहले बाबर के हाथ में थी। अकबर ने इसका विस्तार किया। औरंगजेब के समय भी इसका विस्तार हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 यानी कि 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1857 में जब बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत हो जाती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। ऐसे क्या कारण थे कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? औरंगजेब के बाद क्यों नहीं टिक पाया ये साम्राज्य? क्या कारण था? एक एक करके सारे कारणों को जानेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, थोड़ा हम पीछे की ओर चलते हैं। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे के इतिहास को भी जानना होगा। हम भले यहाँ पे क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं करने आए हैं, हम बात करने आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत के इतिहास की। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, एक जमाने में वो भी बुलंदियों पर था, उसका भी कोलैप्स हो गया, यानी कि डिक्लाइन हो गया। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का भी हमें पतन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता आया, वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो भी बुलंदियों पर था, उसका भी डिक्लाइन हो गया। मौर्य वंश की बात करें तो वो भी एक टाइम पे काफी बुलंदियों पर था, उसका भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि सबके पतन के पीछे कहीं ना कहीं सेम ही कारण होता है। लगभग सेम कारण देखने को मिलेगा पतन के पीछे। चाहे आप मौर्य वंश की बात करो, गुप्ता वंश की बात करो, गुप्त वंश की बात करो, आगे जितने भी वंश आए उन सब वंश की बात करो, तो कहीं ना कहीं पतन के पीछे आपको कहीं ना कहीं सेम ही रीजन देखने को मिलेगा। सेम ही रीजन देखने को मिलता है हमें। एक शायर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, कि दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, आसमान से तो उतारे सभी जाएंगे। इन वंशों को, इन साम्राज्यों के बारे में भी पढ़ रहे हो आप, बुलंदियों पर थे ना, आसमान से उतार के नीचे पतन पे आ गए ना। चाहे आप शुरुआत से देखो और अभी ये देखो। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए दोस्तों हमें कि इतिहास में जो गलतियां हुई है, वो गलतियां हम दोबारा रिपीट ना करें। उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, जो गलतियां उस जमाने में हुई है इस जमाने में ना हो, इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि आखिर कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, वो कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं। आपका औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, आपको याद रखना दोस्तों, 3 मार्च 1707 को। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। वो योग्य नहीं होते दोस्तों, अयोग्य होते हैं। कैसे होते हैं? अयोग्य। अब खुद सोचो ना, एक विशाल साम्राज्य जो कि 21 सूबे तक फैला हुआ है, सूबे मीन्स राज्य, 21 सूबे तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य है। विशाल साम्राज्य था इनका। मुगल साम्राज्य की बात करें, एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, 21 सूबे तक फैला हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। अब इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए योग्य शासक होना जरूरी है ना। अगर आप मौर्य वंश की बात करते हो, तो हम जब मौर्य वंश की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन होल्ड करने का काम किसने किया? होल्ड करने का काम बिंदुसार ने किया। बिंदुसार ने किया। उसके बाद साम्राज्य का विस्तार देखा जाए तो किसने किया? अशोक सम्राट ने किया। लेकिन बिंदुसार क्या है कि भाई, बिंदुसार की बात करें तो उन्होंने होल्ड किया, थाम के रखा। नहीं तो थाम के नहीं रखते तो भाई मौर्य वंश का पतन पहले ही हो जाता।
लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो कि क्या है मुगल साम्राज्य को थाम सके, होल्ड कर सके। सारे के सारे जितने भी देखा जाए इसके बाद जो आपके शासक यानी बादशाह आते हैं, सम्राट आते हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए योग्य नहीं थे। ये उत्तराधिकारी सारे अयोग्य थे, अयोग्य उत्तराधिकारी थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारणों में से एक था उत्तराधिकारी। अगर योग्य उत्तराधिकारी होते तो मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या है कि आपका मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की। तो उसके बाद देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार ने मौर्य वंश को, जो मौर्य डायनेस्टी है, उसको संभाल के रखा ना, उसको होल्ड करके रखा, थाम के रखा। भले आगे जाके क्या अशोक सम्राट ने इस साम्राज्य का विस्तार किया हो, लेकिन साम्राज्य को संभाल के किसने रखा? बिंदुसार ने। जैसी औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो जाती है, उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो क्या होल्ड नहीं कर पाए, साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। अब इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए योग्य शासक का होना जरूरी है। अगर योग्य शासक नहीं होगा, अयोग्य शासक है, तो कोई भी पीट के जा सकता है। अगर आप कमजोर हो तो आपको कोई भी मार सकता है ना। कमजोर होना मृत्यु की निशानी है, समझे। और आप लोग अपने आप को कमजोर समझते हो तो दुनिया के सबसे मूर्ख हो, क्योंकि आप लोग कमजोर हो नहीं दोस्त, कमजोर थोड़ी हो, आप लोग बलवान हो, बहुत ज्यादा बलवान हो आप लोग, ठीक है। तो क्या है कि भाई मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो हुए, जितने भी उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। वो इतने विशाल साम्राज्य को देखा जाए तो होल्ड नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए और पतन हो गया। अब उत्तराधिकारी योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा, तो विदेशी आक्रमणकारी को, भाई देखा जाए जितने भी विदेशी आक्रमणकारी होंगे, जो विदेशी आक्रमण देखने को मिला है यहाँ पे हमें। अब योग्य शासक नहीं है, अयोग्य शासक है, तो विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, मारेंगे, लूटेंगे और चले जाएंगे। होगा ना। आप कमजोर हो तो कोई भी आपको क्या है कि आप पे वार करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कमजोर हो, और कमजोर होना मृत्यु की निशानी है। और ये लोग कमजोर नहीं होते, योग्य होते, बहादुर होते, तो भाई कोई विदेशी आक्रमणकारी की औकात थी कि इन पे अटैक कर दे। औरंगजेब जब तक जिंदा था कोई विदेशी आक्रमणकारी औरंगजेब पे अटैक किया किसी ने? नहीं किया ना। तो क्या है, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी रहे वो क्या योग्य नहीं थे, अयोग्य थे, और विदेशी आक्रमणकारी देखा जाए इन पे बार बार अटैक करते थे। उसके बाद क्या है कि अगर आपका शासक ही योग्य नहीं होगा, अयोग्य है, तो भाई आपके साम्राज्य में गुटबाजी, जिसे हम दलबंदी कहते हैं, वो शुरू हो जाएगी। गुटबाजी और दलबंदी शुरू हो जाएगी। अब ये होता क्या है, अब भाई शासक योग्य नहीं है तो क्या होगा, बहुत सारे देखा जाए आपके साम्राज्य में जो गुट अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे। कुछ गुट आपके पक्ष में होंगे तो कुछ गुट आपके देखा जाए तो विपक्ष में होंगे। कुछ को लग रहा होगा कि भाई जिसको हमने बादशाह बनाया है, सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं बादशाह के लिए, हम बता रहे हैं कैसे कैसे काम करना है, क्यों ना इसको हटा के हम में से कोई बादशाह बन जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे गुटबाजी शुरू हो जाएगी ना, गुटबाजी शुरू हो जाएगी भाई, दलबंदी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में बलवंत के बारे में, चालीसा दल का मुखिया हुआ करता था। जब बलवंत क्या है कि भाई आपका राजा बनता है, बादशाह बनता है, तो उसने क्या करा, चालीसा दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि वो चालीसा दल से ही तो आता था। उसको भी पता था कि भाई इस चालीसा दल में क्या गुटबाजी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी उसी गुट से आया हूँ। सबसे पहले उसने चालीसा दल को खत्म कर दिया और बोल दिया कोई गुटबाजी नहीं होगी भाई, आज के बाद कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, दलबंदी नहीं होनी चाहिए भाई, साफ सख्त कह दिया। लेकिन आपका शासक ही योग्य नहीं है, अयोग्य शासक है, तो जाहिर सी बात है गुटबाजी होगी, दलबंदी होगी। भाई कोई पक्ष अपने हित के बारे में ज्यादा सोचेगा, कोई पक्ष राजा के हित के बारे में ज्यादा सोचेगा, कोई पक्ष होगा जो कि भाई सोचेगा क्यों ना मैं राजा बन जाऊं। सारी बातें तो मैं ही बता रहा हूँ इसको, यही बता रहा हूँ मैं कि भाई कैसे कंट्रोल करना है, आगे देखने को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद क्या है कि दरबारियों का और सरदारों का नैतिक पतन देखने को मिलता है। अब ये सरदार जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे होते थे मुगल साम्राज्यों में, ठीक है, उन्हें सरदार कहा गया। सरदारों का नैतिक पतन देखने को मिलता है। अब ये नैतिक पतन क्या होता है दोस्त, आपने दोस्तों 1757 का बैटल ऑफ प्लासी जरूर पढ़ा होगा। 1757 का, वहां पे जो नवाब होते हैं उनका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब होते हैं, सिराजुद्दौला जो होते हैं नवाब होते हैं, और उनके जो सेनापति होते हैं वो मीर जाफर होते हैं। अब अंग्रेज जो थे वो भाई कूटनीतिक चाल के लिए फेमस ही हैं,
तो अंग्रेजों ने क्या करा कि भाई सिराजुद्दौला के जो आपके सेनापति होते हैं मीर जाफर को क्या है कि भाई लालच दे दिया कि भाई देखो भाई, आप हमारे साथ मिल जाओ, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको क्या बंगाल का नवाब बना देंगे। फिर क्या होता है 1757 के प्लासी के बैटल में क्या होता है कि मीर जाफर इनके साथ मिल जाता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को क्या नवाब बना दिया जाता है। और नैतिक की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा, नैतिक पतन। नैतिकता देखा जाए तो भाई, नैतिक देखा जाए तो भाई इथिक्स के हिसाब से तो भाई मीर जाफर ने तो गलत किया भाई, क्योंकि भाई वो सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का। तो किसके साथ रहना चाहिए था, सिराजुद्दौला के पक्ष में रहना चाहिए था। लेकिन नैतिक देखा जाए तो उन्होंने बहुत गलत किया, गलत किया ना, नैतिकता दिखाई कहीं नहीं दिखाई, गलत किया। लेकिन सिंहासन क्या कहता है, सिंहासन कहता है कि सिंहासन कहता है मैं उसका हूं जो मुझे धारण करेगा। सिंहासन क्या कहता है, मैं उसका हूं जो मुझे धारण करेगा। यानी कि भाई सिंहासन साहब कह रहे हैं मैं उसका हूं जो मुझे धारण करेगा। भाई आप कैसे धारण कर रहे हो उसको थोड़ी, सिंहासन पे ये थोड़ी लिखा कि आपने अपने राजा को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, अपने उसको मार दिया। आप जैसे धारण करोगे मैं उसका हूं। तो भाई ऐसी क्या है, यहाँ पे सरदारों का नैतिक पतन देखने को मिलेगा। जब भाई आपका शासक ही योग्य नहीं है तो सेना ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी, सेना कमजोर हो जाएगी भाई, सेना कमजोर हो जाएगी। तो याद रखना औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में होगी। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। उत्तराधिकारी अयोग्य होंगे तो जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको कहीं ना कहीं दिखेगा कि भाई मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो रहा है, तो हम अगर आक्रमण करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें लूट के ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर शासक ही देखा जाए, बादशाह ही क्या है कि योग्य नहीं होगा, जो आपका सम्राट है वो अगर योग्य नहीं होगा, अयोग्य है, तो जरूर उसके साम्राज्य में देखा जाए तो गुटबाजी और दलबंदी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद दरबारी और सरदारों का पतन देखने को मिलेगा, नैतिक पतन, और सेना कमजोर होगी। लेकिन एक और चीज याद रखना, जब कभी भी क्या होता है कि भाई 21 सूबे तक फैला हुआ था, इतना बड़ा और विशाल साम्राज्य था, अगर आपके साम्राज्य के अलावा किसी और साम्राज्य का उदय हो रहा है ना, और वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलना ना, तो एक दिन वो कहीं ना कहीं उस साम्राज्य का पतन का कारण बनेगा। ऐसे ही देखा जाए तो मराठे साम्राज्य का उदय हुआ और ये चुपचाप था। एक साम्राज्य के होते हुए दूसरे साम्राज्य का उदय हो रहा है, तो समझ जाना उस साम्राज्य का पतन का कारण जरूर बनेगा, भले वो चुप बैठा हुआ है। और मराठे साम्राज्य का क्या है, उदय हुआ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के कहीं ना कहीं कारणों में से एक रहा। उसके बाद औरंगजेब के जो धार्मिक कारण की बात करें, औरंगजेब ने क्या करा, धार्मिक नीतियों ने क्या, औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी उससे क्या है लोगों को क्या है मुगलों के खिलाफ भड़का दिया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक पतन का कारण बनाया है मुगल साम्राज्य के। जैसे कि भाई सिख के गुरुओं को देखा जाए तो औरंगजेब ने मरवा दिया था, तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय गुस्सा में थे। जजिया कर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू समुदाय गुस्सा में थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो कारण थे जिसके कारण कहीं ना कहीं आगे जाके मुगल साम्राज्य का पतन का कारण हमें देखने को मिलता है। वहीं आर्थिक नीतियां हो गई, सामाजिक नीतियां होगी, यूरोपियों का बढ़ता प्रभाव, आगे जाके आपको पता चलेगा यूरोपियों का बढ़ता प्रभाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी है, कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमने जाना कि आखिर कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये हमने क्या है कि ओवरव्यू दे दिया, आपको बता दिया कि भाई ये देखा जाए तो बड़े बड़े कारणों में से एक है, जिसमें क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी योग्य था नहीं, अयोग्य उत्तराधिकारी होता है, एक भी उत्तराधिकारी उसके बाद योग्य नहीं आया। फिर क्या है, विदेश आक्रमणकारियों के लिए देखा जाए तो अब आसान हो गया रास्ता कि आराम से अटैक करके हम क्या लूट के निकल सकते हैं। उसके बाद गुटबाजी शुरू हो जाएगी, हर शासक योग्य नहीं है तो गुटबाजी और दलबंदी शुरू हो जाएगी। दरबारियों और सरदारों का नैतिक पतन देखने को मिलेगा, सेना कमजोर हो जाएगी, और आपका विशाल साम्राज्य के बाद अगर किसी साम्राज्य का उदय होता है तो उसका भी क्या है पतन का कारण देखने को मिलेगा, जैसे मराठे साम्राज्य का उदय। धार्मिक कारण, आर्थिक नीतियां, यूरोपियों का बढ़ता प्रभाव, सामाजिक कारण, कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है 1857 में, जब बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे जो आगे के औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आते हैं, जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, ये उत्तराधिकारी आखिरकार क्यों नहीं बचा पाए मुगल साम्राज्य को पतन होने से।
एक एक करके बात करेंगे हर एक लेक्चर में। तो दोस्तों प्लीज ये वीडियो हो सके तमाम दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा आप। इस वीडियो से जरूर सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो से। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।